आज का सेशन शुरू करते हैं सेक्शन 13 से। सेक्शन 13 और 14 ये एक साथ पढ़े जाते हैं। जैसे कि अभी सेक्शन 10, 11, 12 पढ़ा था एक ही सीक्वेंस में, ऐसे ही हम सेक्शन 13 और 14 को एक साथ पढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 13 पर। तो जैसा कि आपको पता है सेक्शन 5 ने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतरण की डेफिनेशन दी थी। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र? उसने कहा था कि संपत्ति का अंतरण एक कार्य है, एक्ट है, जो किया जाता है एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को। लेकिन सेक्शन 13 और 14 इस बात के एक्सेप्शन हैं कि संपत्ति का अंतरण लिविंग पर्सन के अलावा भी अपवाद स्वरूप अनबॉर्न चाइल्ड, अजात पुत्र जिसका अभी जन्म नहीं हुआ, तो अजन्मे को भी क्या संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है? तो सेक्शन 5 ने तो मना किया था कि जो ट्रांसफर ही हो, ट्रांसफर दोनों ही लिविंग पर्सन। लेकिन सेक्शन 13 और 14 इस बात के अपवाद हैं। इसका मतलब ये कि एक अजन्मा, जिसको हम बोलेंगे अनचाइल्ड बॉर्न, और इसको अब हम संबोधन करेंगे यूबी से। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 13 यूबी की बात करती है कि यूबी को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन ऐसे यूबी को तभी संपत्ति का अंतरण किया जा सकेगा तब जबकि धारा 13 में जो भी टर्म्स कंडीशन बताए गए हैं अगर वो फुलफिल हो जाएं, तो इसके अकॉर्डिंग अपन यूबी को भी संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। इसी में हमें पढ़ना है सबसे पहले सेक्शन 13, और सेक्शन 13 को पढ़ने के लिए ये मैंने उस सेक्शन से सारे ग्राउंड निकाले हैं। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 प्रकार से हमने इसके ग्राउंड को बनाया है कि ये इंग्रेडिएंट पार्ट है। अगर हम 6 तत्वों का अध्ययन समझ जाते हैं तो वही हमें सेक्शन 13 आने लगेगी। क्लियर? अब हम देखते एक एक करके। यूबी को संपत्ति में सीधे अंतरण नहीं होगा। इसकी पहली शर्त कि जब कभी भी लिविंग पर्सन के द्वारा यूबी को संपत्ति का अंतरण किया जाए, ऐसे संपत्ति का अंतरण यूबी को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। उसके पहले आपको 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर ये आप यूबी को संपत्ति का अंतरण कर सकेंगे। उन्हीं में से आप सेक्शन 13 को समझें। तो उसने जो पहला मैनर बताया है कि फर्स्ट एंड सेकंड, इनको हम ए और बी लिख दें। सो और देखिए फोटो दिखा रहे कि नहीं, ए और इसको लिखते हैं हम बी, है ना। तो पहली जो शर्त है कि यूबी को संपत्ति में सीधे अंतरण नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट क्रिएट यूबी में नहीं किया जा सकता है। पहले एक जीवित लिविंग पर्सन होगा और उस लिविंग पर्सन को लिमिटेड इंटरेस्ट दिया जाए। संपत्ति आप देना चाहते हैं यूबी को, तो यूबी को संपत्ति देने ट्रांसफर करने के पहले आपको पहले संपत्ति का जो अंतरण है वो एक लिविंग पर्सन को करना पड़ेगा। लिविंग पर्सन कैसा हो, उसको इंटरेस्ट एक लिमिटेड सीमित हित उसको दिया जाए। एक कंप्लायंस की आपने कंडीशन। दूसरा, इसके बाद यूबी को
उस संपत्ति में दूसरा इंग्रेडिएंट पूर्ण हित दिया जाए। अगर आप इन शर्तों का पालन करते चलेंगे तो यूबी को संपत्ति का ट्रांसफर हो जाएगा, और यही वो मैनर है जैसे संपत्ति का अंतरण यूबी को हो पाएगा। पहला, एक लिमिटेड पर्सन को, दूसरा कैसा इंटरेस्ट दिया हो, उस लिमिटेड एक जीवित व्यक्ति को कैसा दिया हो, लिमिटेड इंटरेस्ट दिया हो, और उस संपत्ति में जो ट्रांसफर की जा रही है उस संपत्ति में यूबी को कैसा हित दिया हो आपने, यूबी को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया हो। क्लियर है एक बात, ये कहानी हो गई। अब यूबी को जब वेस्टेड इंटरेस्ट पूर्ण हित मिल गया, इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि यूबी का जन्म कब हुआ हो। तो उसने कहा कि यूबी का जो जन्म है वह पीरियर इंटरेस्ट मीन्स पूर्विक हित के समाप्त होने के पहले हुआ। इसका मतलब ये पूर्विक हित किसमें दिया था अपन ने, जीवित व्यक्ति को, और पार्श्विक हित दिया था यूबी को। तो उसने कहा है कि यूबी का जो जन्म है यह जन्म प्रीवियस जो ट्रांसफर था, जो प्रीवियस इंटरेस्ट था, उसके समाप्त होने के पहले यूबी का जन्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि जो एक लिविंग पर्सन था जिसको सीमित हित दिया गया था, ये इसके जीवन काल में यूबी का जन्म हो जाए। अगर जीवित व्यक्ति को जो सीमित हित दिया गया था, उस हित को देने के बाद यूबी का जन्म जो होता है वो उसके जीवन काल में ही होना चाहिए। अगर उसके जीवन काल में यूबी का जन्म नहीं हुआ, और अगर हुआ भी और यूबी मरा हुआ पैदा हुआ, तब ऐसा हित जो जीवित व्यक्ति को सीमित दिया गया था, ऐसा इंटरेस्ट उस मूल स्वामी में, ट्रांसफरर में रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो जीवित व्यक्ति को दिया गया हो, लिमिटेड इंटरेस्ट दिया गया हो, ऐसे यूबी का जन्म, यूबी को पूर्ण हित दिया गया हो, पूर्ण हित दे दिया गया है, तो यूबी का जन्म उस प्रीवियर जो पूर्विक हित है उसके समाप्त होने के पहले उसने जन्म ले लिया हो। अगर वो यूबी का जन्म पूर्विक हित के समाप्त होने के पहले हुआ हो, अगर पहले उसका जन्म नहीं होता है, पूर्विक हित के समाप्त होने के पहले उसका जन्म नहीं होता है, तब वो कहते हैं कि अगर ये जीवित व्यक्ति जो जिसको सीमित हित दिया गया था, उसके समाप्त होने के पहले उसको जन्म लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेता है तो ऐसी संपत्ति का हित अंतरणकर्ता को रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? और आगे पढ़ते हैं। अगर यूबी मरा हुआ पैदा होता है, तब भी ऐसी संपत्ति में का हित यूबी को नहीं मिलेगा, बल्कि संपत्ति के मूल स्वामी को हित का अंतरण हो जाएगा। कुल मिला के अगर तीनों 1 और 2 क्लॉज को मिला के बात करें तो हमारे सामने ये बात आती है कि जब कभी भी आप संपत्ति का अंतरण किसी यूबी को करना चाहें तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। किसको करना पड़ेगा? एक लिविंग पर्सन को करना पड़ेगा। कैसा हित देना पड़ेगा? लिमिटेड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर? फिर यूबी का जन्म उस पूर्विक हित के समाप्त होने के पहले हो जाना चाहिए। अगर यूबी का जन्म पूर्विक हित के समाप्त होने के, अगर यूबी का जो जन्म है, यूबी का जन्म पूर्विक हित के समाप्त होने के पहले नहीं होता है, तब पूरी जो संपत्ति है वो उसके ट्रांसफर में रिवर्स हो जाएगी। अगर यूबी मरा हुआ पैदा भी होता है तब भी संपत्ति रिवर्स होकर ट्रांसफरर के पास चली जाएगी। क्लियर? यहाँ तक। थर्ड स्टेज आती है, और थर्ड स्टेज में वो बताता है कि यूबी ने भैया अब जन्म ले लिया,
अब इसने जन्म तो ले लिया, पूर्विक हित के रहते हुए इसने जन्म ले लिया। अब जब जन्म ले लिया तो इसको कैसा इंटरेस्ट मिलेगा? तो कहते हैं कि यूबी जैसे ही जन्म लेके किलकारी मारेगा, मीन्स उसका जन्म हो गया है, जैसे ही किलकारी मारेगा उसको ऐसी संपत्ति में वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कौन सा हित? निहित हित मिल जाएगा। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो आप पढ़ेंगे भी सेक्शन 19 में, पूरा हम डिटेल से पढ़ाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो वेस्टेड इंटरेस्ट की ये सिम्टम होती है कि जब कभी भी कोई इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाता है, एब्सोल्यूट उसका इंटरेस्ट रहता है, ऐसी संपत्ति में जो इंटरेस्ट होता है उसको, वेस्टेड इंटरेस्ट को ऐसा व्यक्ति किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, उसका एब्सोल्यूट ओनर होता है, वो संपत्ति का जो चाहे उसका उपयोग करें। और ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट हेरिटेबल होता है, मीन्स वो वंशानुगत होता है। अब देखिए आप इसको, तो जैसे ही यूबी ने जन्म लिया तो यूबी को जो मिला इंटरेस्ट वो होता है वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया। और वेस्टेड इंटरेस्ट मिलने पर माना कि यूबी 1 सेकंड ही जीवित रहा और फिर मर गया, अब वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी जिसमें यूबी ने वेस्टेड इंटरेस्ट ले लिया था? तब भैया वो संपत्ति जो होगी, वो संपत्ति यूबी के जो भी एलआर होंगे उनको अंतरित हो जाएगी। ऐसी दशा में संपत्ति मूल ट्रांसफरर के पास रिवर्स नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है, वेस्टेड इंटरेस्ट यानी जैसे ही यूबी जन्म लेता है उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। और वेस्टेड इंटरेस्ट की ये पहचान होती है कि ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट उसके एलआर को अंतरित की जा सकती है, क्योंकि ये हेरिटेबल होता है, वंशानुगत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की ये मैनर को रखता है। तो यूबी को संपत्ति का अंतरण हो जाएगा, उसके एलआर की, यूबी के जो एलआर होंगे उसको संपत्ति का अंतरण हो जाएगा, अगर इन केसेस वो यूबी मर जाता है। वरना तो कोई बात नहीं, वरना तो अगर वो जीवित रहता है तो वही उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है और उपयोग करेगा। फिर आता है ऐसा अंतरण यूबी के फायदे के लिए हो भैया, यानी अगर ऐसी जो प्रॉपर्टी यूबी को ट्रांसफर की जा रही है उस प्रॉपर्टी में यूबी को बेनिफिट होना चाहिए। अगर उस पर चार्ज हैं तब ऐसी प्रॉपर्टी यूबी को नहीं की जा सकती अंतरित। क्यों? क्योंकि ये उसके फायदे के लिए ही होना चाहिए। क्लियर? ये इंग्रेडिएंट हैं कि संपत्ति यूबी को डायरेक्ट नहीं की जा सकती है, सेक्शन 5 कहता है। तो एक तरह से सेक्शन 5 का बाद है, सेक्शन 5 कहते हैं लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन को, लेकिन सेक्शन 13 उसका बाद ये बताती है कि ये लिविंग से लिविंग को ना हो के यूबी को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। लेकिन यूबी को जब भी संपत्ति का अंतरण किया जाएगा उसके लिए धारा 13 की मान्य शर्तों का पालन करना ही पड़ेगा, जिसमें पहली शर्त आई थी कि संपत्ति यूबी को डायरेक्ट अंतरित नहीं की जा सकती। उसके पहले आपको 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहले जीवित व्यक्ति को आप एक लिमिटेड इंटरेस्ट ट्रांसफर करें, इतना होने के बाद इसके बाद यूबी को उस संपत्ति में पूर्ण हित दें। क्लियर? पूर्ण हित दें और उसके फायदे के लिए दें आप। 2 बातें यहाँ, 3 बात क्लियर हो रही हैं। फिर आता है कि यूबी का जन्म निश्चित तौर पे पूर्विक हित के समाप्त होने के पहले पहले हो जाना ही चाहिए। अगर पूर्विक हित समाप्त होने के पहले ही यूबी का जन्म नहीं होता है तब ऐसा इंटरेस्ट ट्रांसफरर को रिवर्स हो जाएगा। ठीक? उसके नेक्स्ट हमने बताया था अगर यूबी मरा हुआ पैदा होता है तब भी ऐसा इंटरेस्ट उसके मूल स्वामी को ट्रांसफर में चला जाएगा। फिर आता है कि जैसे ही वो जन्म लेता है, यूबी अगर जन्म लेता है तो जैसे ही वो जन्म लेगा वैसे उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट का ये नेचर होता है कि ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट हेरिटेबल होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर यूबी 1 सेकंड भी जीता है तो ऐसी संपत्ति फिर ट्रांसफरर को पास रिवर्स ना होकर इसके एलआर को अंतरित हो जाएगी।
यहाँ तक आपने पढ़ा। अब 5वीं क्लॉज पे आते हैं। इस संपत्ति के उल्लंघन के परिणाम, इस नियम के उल्लंघन के परिणाम, यानी सेक्शन 13 में जो नियम बताया है, इस नियम के कुछ एक्सेप्शन हैं। वो एक्सेप्शन जो हम पढ़ेंगे वो सेक्शन 17 और 18 में पढ़ेंगे। इस नियम के उल्लंघन के जो परिणाम हैं, यानी इस सेक्शन 13 में जो रूल बताए गए हैं, अगर इनका वायलेशन होता है या कंट्रावेंशन होता है तो इसके परिणाम हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? सेक्शन 15 और 16 में। चूँकि 15 और 16 को पढ़ने के लिए हमें 14 का भी बहुत नितांत अध्ययन आवश्यक है। तो जब हम 14 पर चर्चा कर लेंगे तो 13 और 14 को मिला के फिर इसके परिणामों को हम 15 में और 16 में देख सकेंगे। तो वो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर कर देंगे। अब इस नियम का अपवाद 17 है और 18 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शर्तें हैं, अगर इनका वायलेशन होता है तो हो जाए सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग और 18 के अकॉर्डिंग। तो अभी हम चर्चा करते हैं। सेक्शन 13 की पहचान है एक लैंडमार्क केस, बहुत ही फेमस केस, जो कई बार प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पूछा यह जाता है कि विटनी वर्सेस मिचेल 1819 का ये केस है प्रिवी काउंसिल का। यह लैंडमार्क केस किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो सेक्शन 13(1). इस केस में कौन सा प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था? तो उसका आंसर है डबल पॉसिबिलिटी, दोहरी संभावना का सिद्धांत। समझ लीजिए दोहरी संभावना का सिद्धांत कैसा है। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था कि दोहरी संभावना के सिद्धांत का विपरीत है। इसका मतलब है, उसका मीन है कि आप एक अजन्मे के एक यूबी को और फिर उस यूबी के यूबी को संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते। दोहरी संभावना है। एक पहली संभावना कि फर्स्ट यूबी पैदा हो या ना हो, पहली संभावना। दूसरी संभावना कि जब यूबी का फिर यूबी आएगा। ऐसी दोहरी असंभवता का सिद्धांत धारा 13 मान्य नहीं करती। सिर्फ एक ही संभावना पर ये धारा 13 चलती है। दोहरी संभावना के सिद्धांत को ये नकारती है, अलाउ नहीं करती। क्लियर है? ये है आपका दोहरी संभावना का सिद्धांत। आई होप समझ में आया होगा। सेक्शन 17 और 18 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लुमिनेशन। देखिए आप, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लुमिनेशन, संचयन का सिद्धांत। अब आप क्या देखने वाले हैं कि एक्युमुलेट करना, उसको कलेक्ट करके रखना। किसको रखना, क्या बोलना चाहता है सेक्शन 17, ये आप समझिए। सेक्शन 17 2 क्लॉज में बटा हुआ है। आप देखें यहाँ पे, रीड करिए सेक्शन को। जहाँ की संपत्ति के किसी अंतरण के निर्बंधन, जहाँ की संपत्ति के किसी अंतरण के निर्बंधन निर्दिष्ट करते हैं कि उस संपत्ति से उद्भूत आय, यानी आय की बात कर रहे हैं, वो इनकम की बात कर रहे हैं, कि जो संपत्ति ट्रांसफर्ड की गई है और उस संपत्ति में जो अंतरण किया गया है उसमें अगर ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, जो रेस्ट्रिक्शन उस संपत्ति से जो इनकम हो रही है उस इनकम के संबंध में ये सेक्शन बोलती है कि रेस्ट्रिक्शन किस पे लग रहे हैं? उस संपत्ति से जो भी इनकम एराइज हो रही है, जो भी आय उद्भूत हो रही है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग रहा है। तो कहता है कि जहाँ की संपत्ति के किसी अंतरण के निर्बंधन निर्दिष्ट करते कि उस संपत्ति से उद्भूत आय,
यानी अगर जो इनकम आ रही है उस संपत्ति से, कौन सी संपत्ति से, जो कि संपत्ति अंतरित कर दी गई है, और ऐसी संपत्ति का अंतरण भले ही क्यों ना यूबी को की गई हो, ऐसी संपत्ति जो कि भले ही यूबी को ही क्यों ना अंतरित की गई हो, जब ये संपत्ति अंतरित कर दी गई हो और अंतरण हो जाने पर अगर ये सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, किस चीज़ पर, उस संपत्ति से जो आय उद्भूत हो रही है, जो इनकम एराइजिंग हो रही है, उस पर अगर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शन, कब तक के लिए, तो बताता ए अंतरक के जीवन से या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से अधिक कालावधि तक पूर्णता या भागता संचित की जाएगी। वहां एतन्मिन पश्चात तथा यथापबंध के सिवाय ऐसे निर्देश वहां तक शून्य होंगे। इसका मतलब ये कि कोई भी निर्देश अगर ए और बी के ग्राउंड पर बताई गई बातों से अधिक जाते हैं तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन वाइड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अब जरा हमसे समझिए, फिर अपन बैरक पकड़ते हैं। एक ट्रांसफरर ने किसी संपत्ति को, भले को यूबी ही क्यों ना हो, उसको ट्रांसफर की, ठीक है भैया ट्रांसफर कर दी, और उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए। किस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए, कि जो ये संपत्ति प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है, इस ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी पर से जो भी आय होगी, इनकम होगी, वह इनकम ट्रांसफरर के जीवन काल तक के लिए, और अगर वो यूबी है तो यूबी के 18 वर्ष की कालावधि तक के लिए एक्युमुलेट की जाती है, उसका संचयन किया जाता है। तब ऐसी शर्तें दोनों ही ग्राउंड पर वैलिड होंगी। इसका मतलब ये कि ट्रांसफरर जो संपत्ति को ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र करेगा, उस संपत्ति से जो आय आएगी, ऐसी आय को दो कंडीशन में बांधा जा सकता है। एक, ट्रांसफरर के जीवन काल तक के लिए उसकी आय को एक्युमुलेट किया जा सकता है। दूसरा कि अगर यूबी है तो यूबी जब तक 18 वर्ष का ना हो जाए तब तक ऐसी संपत्ति जो यूबी को ट्रांसफर कर दी गई थी, उस संपत्ति में से उद्भूत आय का एक्युमुलेट किया जा सकता है। क्लियर है ये बात। सेक्शन आगे बढ़ी और क्लॉज, तो फर्स्ट क्लॉज में उसने समझाया है कि उद्भूत आय जो भी इनकम है ऐसी संपत्ति से जो ट्रांसफर कर दी है, उस संपत्ति की आय को एक्युमुलेट करने की बात की गई है, और दो स्टेज तक उसको एक्युमुलेट किया जा सकता है। एक, ट्रांसफरर के जीवन काल तक के लिए, और सेकंड, अगर वो यूबी है तो उसके 18 वर्ष तक के होने के तक ऐसी संपत्ति से जो भी इनकम राइज होगी उसको एक्युमुलेट, उसका संचयन किया जा सकता है। दूसरी सेक्शन सब क्लॉज का जो दूसरा क्लॉज है उस पर हम आते हैं। यह धारा ऐसे किसी निर्देश पर प्रभाव नहीं डालेगी। यह धारा 17 की बात हो रही है कि यह धारा किसी भी ऐसे निर्देश पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब ये भी कह रहा है वो कि सेक्शन 70 के फर्स्ट क्लॉज में जो लिखा सो ठीक है, और आगे और बढ़ता है सेक्शन, वो कहता है कि इस धारा की, यह धारा किसी ऐसे निर्देश पर, इसका मतलब ये कि क्लॉज 2 में जो बातें बताई जा रही हैं उनका भी पालन किया जाएगा। वो कह रहा है कि यह धारा किसी ऐसे निर्देश पर प्रभाव ना डालेगी जो 1, 2, 3। क्लियर। तो इन 3 कंडीशन पर भी वो कहता है कि ये जो क्लॉज 2 में ये 3 कंडीशन बताई गई हैं, इन कंडीशनों में भी संपत्ति पर संचयन किया जा सकता है। यानी एक्युमुलेशन 2 कंडीशन में किया कि एक तो क्लॉज 17 का क्लॉज फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपने एक्युमुलेट कर लिया,
सेकेंड क्लॉज और आगे बढ़ गया और कहता है कि जो एक्लिमिनेशन का प्रोसीजर क्लॉज फर्स्ट में बताया गया वो तो है ही, साथ ही साथ जो क्लॉज 2 में भी हम बता रहे हैं, इन दशाओं में 1, 2, 3 की दशाओं में भी ऐसी प्रॉपर्टी में से उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर की गई थी एक्युमुलेट किया जा सकता है। काहे के लिए किया जा सकता है? देखिए आप, अंतरक के ऋणों या अंतरण के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों के संदाय करने के लिए। वो सेक्शन ये कह रही है कि यह धारा यह निर्देश भी देती है और उसके निर्देश पर यह प्रभाव नहीं पड़ेगा क्लॉज फर्स्ट का। क्या नहीं पड़ेगा? कि जो संपत्ति अंतरण की गई है उस संपत्ति में अंतरक के ऋण यानी जो ट्रांसफरर है और जो उसने आपको संपत्ति ट्रांसफर की है, और उस संपत्ति में से अगर उसको किसी का कोई डेप्ट यानी ऋण चुकाना है तो उसके लिए वो उस संपत्ति में से एक्युमुलेट कर सकता है। काय के लिए? उसके जो ऋण है उसका संदाय करने के लिए। दूसरा, अंतरक या अंतरण के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र पुत्रियों या दूरस्थ संतति के भागों को के उपबंध करने के लिए। वो कह रहा है कि ऐसी जो संपत्ति अंतरण की गई है, ऐसी संपत्ति के अंतरण में से उसके जो पुत्र पुत्रियां हैं, जो भी उसके रिलेटिव पर्सन हैं, उनके मेंटेनेंस करने के लिए भी उस संपत्ति में से वो एक्युमुलेट कर सकता है। थर्ड, अंतरित संपत्ति के परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए। इसका मतलब ये कि ऐसी संपत्ति की रक्षा हो, प्रोटेक्शन हो और उस पर जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके लिए भी ऐसी संपत्ति से वो एक्युमुलेट कर सकता है और ऐसे निर्देशन तदनुसार किया जा सके। इसका मतलब ये संपत्ति के प्रयोजन के संचयन करने के लिए और ऐसे निर्देश तदनुकूल किया जा सकेगा और ऐसा निर्देश तदनुकूल किया जा सके। इसका मतलब ये कि क्लॉज फर्स्ट के निर्देश भी मान्य हैं और क्लॉज सेकंड के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। फर्स्ट क्लॉज के जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो आय जो उसकी इनकम हो रही है, जो इनकम एराइज हो रही है, उस इनकम जो एराइज होके आई है उसको एक्युमुलेट की बात करती है क्लॉज फर्स्ट। 2 कंडीशन में, ट्रांसफरर के जीवन काल तक के लिए और जो अगर यूबी है तो 18 वर्ष तक के लिए इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है। सेकंड क्लॉज में ये बता दिया है कि वो तो निर्देश हैं ही, साथ ही साथ ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसी संपत्ति को 3 कंडीशन में भी एक्युमुलेट किया जा सकता है। एक, उसके अगर कोई ऋणी है तो ऋण चुकाने के लिए। दूसरा, अगर उसके परिवार में कुछ पुत्र पुत्रियां रिलेटिव हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए। और तीसरा है, ऐसी संपत्ति के प्रोटेक्शन में भी अगर कोई एक्सपेंसेस आते हैं तो उसके लिए ऐसी संपत्ति में से कुछ पार्ट एक्युमुलेट किया जा सकता है। इस तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 में देखते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन देते हैं। तो इसको हम जब 14 पढ़ाएंगे तो 14 के साथ सेक्शन 15, 16 और 18 को विस्तृत करके बताएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और अगले सेशन में अपन मिलते हैं कल। ओके, ये आप चार्ट बना लें।